एजुकल एरा में आप सभी का स्वागत है। 12th कॉमर्स वाणिज्य सब्जेक्ट हमारा अकाउंटेंसी लेखा शास्त्र। अकाउंटेंसी में हमारा चैप्टर अभी जो चल रहा है वो है ऋण पत्रों का लेखांकन, निर्गमन एवं शोधन, अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर्स, इशू एंड रिडेम्पशन। इस चैप्टर पे ये 8वां वीडियो है। पिछला वीडियो जो पार्ट 7 यानी सातवें नंबर का जो वीडियो था उसमें मैंने आपको 8वें नंबर का सवाल, ये जो 8वां नंबर का सवाल था उसको बनाकर आपको बताया है। ये सवाल आपका 8वें नंबर का सवाल जो है वो बट्टे पर निर्गमन एवं प्रीमियम पर शोधन का है। आज हम इस वीडियो में ये 9वें नंबर का वीडियो देखेंगे, 9वें नंबर का सवाल देखेंगे। ठीक है, तो ये 9वें नंबर का सवाल आप देखिएगा। लिखा एम लिमिटेड ने एस लिमिटेड से 9 करोड़ रुपए के परिसंपत्तियां खरीदी। एम लिमिटेड क्या कर रही है? संपत्ति खरीद रही है। किससे? एस लिमिटेड से। कितने की संपत्ति खरीद रही है? 9 करोड़ की संपत्तियां खरीद रही है तथा 70 लाख की देनदारियों की जिम्मेदारी भी ली। ठीक है, संपत्ति ले रही है और दूसरी चीज कि 70 लाख की देनदारियों की जिम्मेदारी भी ले रही है। कहने का अर्थ है कि उसने किसी व्यवसाय से संपत्ति खरीदा, एस लिमिटेड की व्यवसाय से संपत्ति खरीदा और उसकी कुछ देनदारियां, मतलब कि जवाबदारियां जो लायबिलिटीज थी उसको भी ले ली। कितने की? 70 लाख की लायबिलिटी थी, उसको भी एम लिमिटेड ने ले लिया। आगे बोलता है और 100 रुपये प्रत्येक के। एम लिमिटेड क्या कर रही है? संपत्तियों खरीदी है, उसके बदले में क्या कर रही है? 100 रुपये प्रत्येक के 8% ऋण पत्र जारी किया। एम लिमिटेड ने क्या किया कि संपत्ति खरीदने के बदले में, एवज में उसने उसे रोकड़ ना देकर अपने जो ऋण पत्र थे उसको निर्गमित कर दिए। एम लिमिटेड की खाता पुस्तकों में आवश्यक प्रविष्टियां दें, मतलब पंजी प्रविष्टि हमको करके बतानी है। तो ये सवाल जो है वो किस टॉपिक का है? हम जब देखते हैं तो ये सवाल जो है वो है रोकड़ के अतिरिक्त। टॉपिक हमारा इस सवाल में आता है रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए ऋण पत्रों का निर्गमन। रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए ऋण पत्र का निर्गमन। हमने इस टॉपिक को इश्यू ऑफ शेयर्स में भी देखा था, यानी कि अंश पूंजी का जब हम लेखांकन कर रहे थे तो उस समय भी ये टॉपिक हमारा आया था। यानी कि कंपनी क्या कर रही है? परिसंपत्तियां खरीदती है और परिसंपत्तियां जब खरीदती है तो उनको रोकड़ ना देकर अपने कंपनी के ऋण पत्र उन्हें निर्गमित कर देगी। तो इस स्थिति को हम कहते हैं रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के ऋण पत्रों का निर्गमन। तो ये सवाल हमारा इस टॉपिक को कवर करता है। तो थोड़ा सा हम ये टॉपिक है उसके विषय में थोड़ा सा इसके थियोरटिकल पार्ट को देखते हैं, फिर उसके बाद इस सवाल को हम हल करेंगे। तो इसके थ्योरी को मैंने जब इश्यू ऑफ शेयर्स, जब मैं वहाँ पर इसके वीडियो बनाया था, इसके सवाल के वीडियो बनाया था, तो वहाँ पर भी मैंने रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए जो इसके थ्योरी पार्ट थे वहाँ पर भी मैंने समझाया। आज भी मैं इस वीडियो में आपको इस टॉपिक पर उसके थियोरटिकल पार्ट को समझाऊंगा। तो आइए हम थोड़ा सा
इसके थियोरटिकल पार्ट को देखते हैं, फिर इसके बाद इसके सवाल को हम हल करेंगे। तो समझिएगा कि रोकड़ के अतिरिक्त किसी अन्य प्रतिफल के लिए ऋण पत्रों का निर्गमन, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। डिवेंचर्स का हम निर्गमन करेंगे, यानी कि आवंटन करेंगे, किसके लिए? कंसिडरेशन अदर देन कैश, कैश के अतिरिक्त। ठीक है, तो लिखा है ऋण पत्रों का निर्गमन, ऋण पत्रों का निर्गमन उधार खरीदे गए व्यवसाय या संपत्ति के बदले भी किया जा सकता है। मतलब कि ऋण पत्रों का निर्गमन उधार खरीदे गए, उधार खरीद रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं? किसी का व्यवसाय खरीद ले रहे हैं या कोई संपत्ति खरीद रहे हैं, इस जो ये क्रय कर रहे हैं उसके प्रतिफल के बदले क्या किया जा सकता है? ऋण पत्रों का निर्गमन भी किया जा सकता है। ठीक है, कैश नहीं प्राप्त करेंगे, प्रतिफल के रूप में हमारे पास रोकड़ नहीं आएगा, प्रतिफल के रूप में क्या आएगा? कोई व्यवसाय, किसी का व्यवसाय क्रय करेंगे या संपत्ति आएगी। फिर लिखा है इस स्थिति को, यानी इस स्थिति में विक्रेता से संपत्ति खरीदी जाती है। इस स्थिति में विक्रेता से क्या की जाती है? संपत्ति खरीदी जाती है तथा दायित्वों के भुगतान की भी जिम्मेदारी ली जा सकती है। मतलब कि क्या किया जाता है? विक्रेता से संपत्ति खरीदेंगे। और दूसरा चीज हो सकता है कि कभी कभी इस विक्रेता के पास कोई दायित्व हो, वो अगर विक्रेता कह दे कि ये दायित्व भी मेरे ले लीजिए, तो कंपनी क्या कर सकती है? उसके दायित्व की जिम्मेदारी भी ले सकती है कि ठीक है, आपका ये दायित्व है, इस दायित्व को हम दे देंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर संपत्ति भी आएगी, साथ में दायित्व भी आ जाएगा। हम देखेंगे इसकी प्रविष्टियों के माध्यम से, हम देखेंगे। अभी केवल आप थियोरटिकल पार्ट समझिए कि संपत्ति और साथ में दायित्व भी अगर लेना चाहे तो दायित्व भी लिया जा सकता है। ठीक है, अब आगे लिखा है कंपनी व्यवसाय की संपत्ति एवं दायित्व के बदले जो राशि देने का वचन देती है उसे क्रय प्रतिफल कहते हैं। अब कंपनी ने क्या किया? किसी व्यवसाय को खरीद लिया या कोई संपत्ति को ले लिया, खरीद ली और दायित्वों की जिम्मेदारी भी ले ली। ठीक है, इनको लेने के पश्चात जो इनके बदले में जो देने का कंपनी वचन देती है, जो राशि देने का वचन देती है, उसे क्या कहा जाता है? क्रय प्रतिफल कहा जाता है। मतलब क्रय कर रही है और उसके बदले में जो देगी प्रतिफल। ठीक है, तो आप देखेंगे क्रय प्रतिफल कैसे होगा? यानी कि संपत्तियां जो हैं, संपत्तियां क्रय की और कुछ दायित्व को भी वो लेगी। हो सकता है कभी कभी दायित्व भी ले लेती है, ठीक ना, संपत्तियां, और कभी कभी दायित्व भी का जिम्मा ले लेती है। तो क्या किया था? जितनी संपत्ति आ रही है उस संपत्ति में उसको दायित्व को घटा दिया। मतलब कि भाई दायित्व जब ले रही है तो वो पैसा तो मान लो कि कोई कंपनी है, उससे क्या किया जा रहा है? कोई संपत्ति ली जा रही है, उसकी कुछ दायित्व को भी ले लिया जा रहा है। तो दायित्व का भुगतान कौन करेगा? जो ले रहा है वो करेगा। मतलब कि जो व्यक्ति अब जो क्रय कर ले रहा है उस दायित्व को, वो उसका भुगतान करेगा। तो संपत्ति तो आ रही है, साथ में दायित्व भी आ रहा है। तो दायित्व बाहरी लोगों का है, यानी कि बाहरी लोगों को भुगतान करना है। तो क्या होता है कि दायित्व जितने का क्रय किया उसमें से संपत्तियां जितने की क्रय की उसमें से दायित्व को घटा दिया था, क्योंकि ये तो पैसा दूसरे को देना पड़ेगा। तो घटाने के बाद जो बचता है वो कहलाता है शुद्ध संपत्ति। मतलब कि इतने की संपत्ति हमारे पास आई, जो खरीदता है, क्रेता जो है उसके पास इतने की संपत्ति आई, ये शुद्ध संपत्ति हुई। अब इस शुद्ध संपत्ति के बदले में जो उसको देगी वो क्रय प्रतिफल कहलाएगा। जो उसको देने का वचन करेगी वो क्रय प्रतिफल कहलाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ? जो क्रेता है उसके पास क्या क्या आया? उसके पास संपत्तियां आ गई। यदि दायित्व ले रहा है तो दायित्व देने का जिम्मा भी आ गया। ठीक है, तो संपत्तियां भी आई और दायित्व भी आई। ठीक है, तो संपत्तियां तो ठीक है, मगर दायित्व जो क्या है वो तो बाहरी लोगों को पैसा देना है। तो क्या करेगा क्रेता? क्या करेगा? अपनी संपत्ति में से पहले दायित्व घटा देगा कि एक्चुअल में, यानी कि शुद्ध रूप में मेरे पास कितने की संपत्ति आ रही, तो शुद्ध रूप में उसके पास 4 लाख की, जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं, 5 लाख की संपत्ति क्रय किया और साथ में 1 लाख दायित्व का भी जिम्मा ले लिया। तो शुद्ध संपत्ति उसके पास कितना हुआ? शुद्ध संपत्ति उसके पास 4 लाख का हुआ। 1 लाख का तो दायित्व है, वो तो भुगतान करना पड़ेगा दूसरे को।
ठीक है। तो अब क्या करेगी, शुद्ध संपत्ति जो आई है उसको क्रय प्रतिफल के रूप में वो दे सकती है, ठीक ना। अब क्रय प्रतिफल जो होता है वो इस शुद्ध संपत्ति से अधिक भी हो सकता है। मतलब कि जब राशि उसको दी जाती है, ये 4 लाख की उसके पास शुद्ध संपत्तियां तो आ गई, अब इसके बदले में जो राशि दी जाएगी वो या हो सकता है कि 4 लाख ही दिया जाए, या कुछ बढ़ाकर भी दे सकती है या कुछ घटाकर भी दे सकती है। तो क्रय प्रतिफल क्या होता है, क्रय प्रतिफल जो होता है वो शुद्ध संपत्ति से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, या उसके बराबर भी हो सकता है। तो हम देखते हैं क्रय प्रतिफल, ठीक ना। तो क्रय प्रतिफल देखिएगा, ठीक है। क्रय प्रतिफल यानी कि जितनी राशि शुद्ध संपत्ति जितनी की आई उतनी ही राशि क्रय प्रतिफल के रूप में देना, या तो जितनी की शुद्ध संपत्ति हो रही है उससे कुछ बढ़ा कर देना क्रय प्रतिफल के रूप में। मान लो कि 4 लाख की शुद्ध संपत्ति आई, और ये जो क्रेता है, विक्रेता बोलता है कि नहीं हमको कुछ पैसा ज़्यादा बढ़ा के दीजिए, तो क्रेता क्या कर सकता है, उसको ज़्यादा बढ़ा के पैसा दे सकता है। तो मान लीजिए कि 4 लाख की आई है, 6 लाख दे रहा है, ठीक है। या तो ऐसा भी हो सकता है कम भी दे सकता है, ठीक ना। इन दोनों के बीच में समझौता जाएगी, चलिए ठीक है 4 लाख की शुद्ध संपत्ति आप क्या कीजिए 3 लाख ही दीजिए, तो कम भी पैसा दिया जा सकता है प्रतिफल के रूप में। तो यदि इस तरह की स्थितियां बनती है, यानी कि जितना जितना शुद्ध संपत्ति उतना ही क्रय प्रतिफल के रूप में दिया जाए, या शुद्ध संपत्ति से कुछ बढ़ाकर दिया जाए, या शुद्ध संपत्ति से कुछ कम करके दिया जाए, तो जब इस तरह की स्थितियां आती हैं तो वहां पर हमको थोड़ा सा प्रविष्टि को देखना पड़ता है, ठीक है। तो आप देखिएगा, ठीक है। अभी मैं केवल आपको ये संपत्ति क्रय करने का प्रविष्टि बता रहा हूँ। इसके बाद जब हम ऋण पत्रों का जब निर्गमन करेंगे तो उसके लिए नीचे इसकी प्रविष्टि की जाती है, तो उसको मैं सवाल के माध्यम से बताऊंगा। केवल मैं इसको आपको ये समझाना चाह रहा था कि यदि क्रय प्रतिफल, क्योंकि कभी कभी क्या होता है क्रय प्रतिफल बराबर यानी कि जितनी की संपत्ति आई उतनी ही दी जाती है, या उससे कभी कभी बढ़ा के दी जाती है, या कभी कभी घटा के भी दी जाती है। तो जब ये 3 स्थितियां आएंगी तो किस तरह प्रविष्टि की जाती है, बस परचेस करने की किस तरह प्रविष्टि की जाती है, ये हम देखेंगे अभी। उसके बाद जब सवाल आएगा तो हम ऋण पत्रों का, यानी कि जब इस क्रय प्रतिफल के बदले में जब ऋण पत्र दिए जाते हैं वहां पर सवाल के माध्यम से उन प्रविष्टि को हम देखेंगे। तो आप देखिएगा, तो परचेस कर रहा है, संपत्ति आई, जैसे इस उदाहरण के माध्यम से संपत्ति आई, ठीक है। संपत्ति हमेशा डेबिट होकर बनती है, जब भी आप संपत्ति खरीदेंगे तो डेबिट करेंगे, ठीक है। और दायित्व तो हमेशा क्रेडिट होकर बनता है, लायबिलिटीज हमारी क्रेडिट होकर बनती है, यानी हमारा कोई दायित्व बनना तो क्रेडिट होकर बनेगा। तो देखिएगा संपत्ति खाता डेबिट, और दायित्व खाता मतलब कि देयताएं खाता से, ठीक है। एक संपत्ति और एक दायित्व, संपत्ति आई और दायित्व भी आया। अब क्या करना होगा, विक्रेता को कुछ पैसा भी देना पड़ेगा प्रतिफल के रूप में। तो अभी हम उधार ले रहे हैं, ठीक ना, तो इसका अपना क्या बनाएंगे, इसका अपना क्रेडिटर बनाएंगे, मतलब लेनदार बनाया जाएगा। तो संपत्ति खाता डेबिट, दायित्व खाते से और विक्रेता खाते से। ये संपत्ति डेबिट होकर बनी, दायित्व क्रेडिट होकर बना, और विक्रेता को प्रतिफल के रूप में पैसा देना है, अभी नहीं दे रहे हैं, अभी तो उधार है, तो पहले उसको क्रेडिटर अपना बनाएंगे, फिर बाद में इसको डिबेंचर्स इशू किया जाएगा इसके नीचे, ठीक है। तो ये किसका है, ये जब शुद्ध संपत्ति के बराबर क्रय प्रतिफल दिया जाएगा तब ये परचेस करने की प्रविष्टि की जाएगी, ठीक है। संपत्ति 5 लाख की, दायित्व 1 लाख का लिया गया, 4 लाख यहाँ पर देखेंगे इनका अंतर 4 लाख आ रहा है, 4 लाख से विक्रेता बना दिया गया, ठीक है। उसी तरह यदि क्रय प्रतिफल के रूप में इन दोनों के बीच में समझौता हो कि नहीं संपत्ति तो आपके पास 4,000 की जा रही है मगर आप 6 लाख रुपए दीजिए, और क्रेता क्या है देने को तैयार भी हो जाता है। तो यदि आप किसी का संपत्ति खरीद रहे हो और आपके पास 4 लाख की संपत्ति आ रही है, आप उसको 6 लाख देना 6 लाख देने को तैयार हो जा रहे हैं, तो क्यों देने को तैयार हो जा रहे हैं, कुछ तो संपत्ति में ऐसा होगा जिसके चलते आप उसको देने को तैयार हो जा रहे हैं। तो हो सकता है कि वो संपत्ति का नाम हो, ख्याति हो, ख्याति मतलब किसी चीज में हम जब ज्यादा पैसा देते हैं तो उसके नाम के चलते भी दे सकते हैं कि इससे हमको फायदा ही होगा, ठीक है। यदि किसी के मान लो कि किसी का दुकान हम खरीद रहे हैं, वो दुकान में पूरी हमने उसकी गणना की, उसके भूमि की गणना की, दुकान भवन की गणना की, और उसके बाद उसमें यदि कुछ स्टॉक भी रखा हुआ है उसकी भी गणना की, तो पूरा मिलाकर 10 लाख का है, और व्यक्ति बोलता नहीं 15 लाख में बेचूंगा, और आप उसको 15 लाख देने को तैयार हो, तो 5 लाख रुपए उसको एक्स्ट्रा दे रहे हो, क्यों दे रहे हो, क्योंकि उस दुकान का नाम होगा, उसका गुडविल होगा, इसी चलते आप उसको
5 लाख ज़्यादा देने को तैयार हो। तो यहाँ पास क्या हो गया, 10 लाख की आपके पास संपत्ति आई, मगर आप उसको क्रय प्रतिफल के रूप में 15 लाख रुपए देना चाह रहे हो। तो 5 लाख जो हुआ आपका, वो क्या हुआ, गुडविल कहलाएगा। ठीक है, तो देखिएगा आप, तो अधिक दे रहे हैं, ठीक ना। तो संपत्ति आई 5 लाख की और आपने दायित्व को भी लिया 1 लाख का, मगर विक्रेता को आप कितना दोगे, आप 6 लाख के लिए राजी हुए हो। तो आप देखोगे दोनों तरफ का जोड़ 6 1 7 लाख, मगर यहाँ पास तो 5 लाख ही है। 7 लाख में 5 लाख गया तो 2 लाख का अंतर बता रहा है। डेबिट में कम है, तो हम क्या करेंगे, ख्याति को लिख देंगे, गुडविल अकाउंट, ठीक ना। ख्याति खाता डेबिट कितना, 2 लाख से। और ये ख्याति कैसी, ये खरीदी गई ख्याति है। खरीदी गई ख्याति को पुस्तकों में दिखाया जाता है। ठीक है, आपने पार्टनरशिप में पढ़ा होगा कि खरीदी गई ख्याति को बुक में दिखाया जाता है। जो बनाई गई ख्याति है उसको पुस्तकों में नहीं दिखाया जाता, मगर खरीदी गई ख्याति को पुस्तकों में दिखाया जाता है। ये कृत्रिम संपत्ति है। ठीक है, तो इस तरह जब आप परचेस कंसिडरेशन आपका ज़्यादा होगा तो इस तरह की आपके परचेस की प्रविष्टि करनी ही होगी। उसी तरह जब यदि परचेस कंसिडरेशन कम है, यानी कम मूल्य आपने अदा किया, तब क्या होगा। ठीक है, संपत्ति खाता डेबिट, 5 लाख की संपत्ति आई, दायित्व आपने 1 लाख का लिया हुआ है, विक्रेता को आप 3 लाख रुपए दिए, 3 लाख में आपने राजी हुए हैं। ठीक है, तो आप दोनों का जोड़ देखोगे तो यहाँ पर 4 लाख ही हो रहा है, जबकि आपका डेबिट 5 लाख का है। तो 1 लाख आपका क्रेडिट यहाँ पर आपका कम है, क्रेडिट साइड। तो 1 लाख रुपए आपका बच रहा है, कम पैसा देना पड़ रहा है। जहाँ पर 4 लाख देना चाहिए तो वहाँ पर 5 लाख ही दे रहे हैं, तो 1 लाख कम दे रहे हैं। तो 1 लाख कैसा है, ये पूंजी संचिति, मतलब कि आप ये जो ले रहे थे तो उससे क्या बन रही थी, आपकी संपत्ति लेंगे तो क्या हो रही थी, ये पूंजीगत है, मतलब संपत्ति आपकी बन रही पूंजीगत। तो पूंजीगत के रूप में क्या हो गया, आपके पास बचत हो गया 1 लाख रुपए, तो ये क्या हो गई, पूंजीगत लाभ हो गया आपके पास। तो इसी को पूंजी संचिति, कैपिटल रिजर्व के रूप में हम इसको क्रिएट कर देंगे, जो आपको कम पैसा लग रहा है। ठीक है, तो ये 3 स्थितियां थी जब क्रय प्रतिफल निकाला जाता है। तो क्रय प्रतिफल या तो जितना आपका संपत्ति आई उतना ही दिया जाएगा, या ज्यादा भी दिया जा सकता है, या कम भी दिया जा सकता है। तो जब इन तीनों स्थिति में हम किस तरह जनरल प्रविष्टि करते हैं, वो हमने देखा, क्रय की प्रविष्टि थी। ठीक ना, अब आगे हम देखते हैं इसके क्रय प्रतिफल तो निकल गया, उन्होंने समझौता किया कि ठीक है इतना पैसा दिया जाएगा। अब उसके बाद भुगतान, तो भुगतान यहाँ पास क्या हो रहा है, रोकड़ में ना होकर, क्योंकि ये सवाल ही क्या है, रोकड़ के अतिरिक्त किसी अन्य प्रतिफल के लिए ऋण पत्रों का भुगतान, मतलब कि रोकड़ नहीं प्राप्त होगा। ठीक ना, और रोकड़ नहीं प्राप्त हो रहा, हम क्या कर रहे हैं, उसके लिए हम ऋण पत्र निर्गमित कर रहे हैं, अन्य प्रतिफल के लिए ऋण पत्र निर्गमित कर रहे हैं। ठीक है, तो अब पता चल गया कि विक्रेता को इतना पैसा देना है, हमको पता चल गया, हमने जब गणना किया पूरा पता चला कि विक्रेता को इतना पैसा, विक्रेता को अपना क्रेडिटर भी हमने बना दिया। ठीक है, विक्रेता को क्रेडिटर बनाने के अब उसके बाद क्या होगा, हमको उसको ऋण पत्र निर्गमन करने के लिए प्रविष्टि को देखना होगा। तो अब भुगतान की पारी आती है, भुगतान में ऋण पत्र निर्गमित किए जाएंगे। तो यहाँ पर भी क्या होगा, ऋण पत्र कैसे निर्गमित होंगे, सममूल्य पर, ठीक है, प्रीमियम पर या बट्टे पर, तीनों पे हम निर्गमन कर सकते हैं। ठीक है, तो ऋण पत्र का निर्गमन जब आपको किसी अन्य प्रतिफल के ऋण पत्रों का निर्गमन कर रहे हैं तो वहां पर भी आप सममूल्य पर, प्रीमियम पर या बट्टे पर निर्गमन कर सकते हैं। तो इसकी प्रविष्टि हम देखेंगे सवाल के माध्यम से। अभी थोड़ा सा प्रविष्टि आपको उतना समझ नहीं आएगा, मैंने ये बनाया तो जरूर, मगर आपको उतना समझ नहीं आएगा, तो हम सवाल के माध्यम से इनकी प्रविष्टियों को देखेंगे। निश्चित तौर पर वहाँ सवाल के माध्यम से आप लोगों को वो समझ आसानी से आएगा। ठीक ना, तो हम थोड़ा सा ये अगला पॉइंट ये क्या लिखा हुआ ये देखते हैं। क्रय प्रतिफल की राशि शुद्ध परिसंपत्तियों के मूल्य से अधिक है, यानी कि क्रय प्रतिफल की राशि जो है वो शुद्ध है, जो हमारी परिसंपत्तियां जितने की हम ले रहे थे उससे यदि अधिक है, वही बता रहा है जो हमने यहाँ पर प्रविष्टियां देखी थी। यदि शुद्ध परिसंपत्तियों से अधिक है तो क्या होता है, यहाँ पर जो अधिक राशि, जो अंतर का होता है, जो अधिक राशि है, ठीक ना, मूल्य से अधिक है, तो अंतर की राशि ख्याति खाता को डेबिट की जाती है। मतलब कि अंतर की राशि को हम क्या करते हैं, ख्याति खाता डेबिट कर देते हैं। और इसी तरह यदि क्रय प्रतिफल की राशि जो है वो शुद्ध परिसंपत्तियों के मूल्य से कम है, मतलब हमको कम पैसा देना पड़ा, संपत्ति ज्यादा की आगे कम पैसा देना पड़ रहा है, तो वहां पर हमको लाभ हो गया, क्यों कम पैसा दे रहे हैं। तो ये लाभ को क्रेडिट हम करें किसके नाम से, पूंजी संचिति, मतलब कैपिटल रिजर्व के नाम से हम क्रेडिट कर देंगे। वहां पर हमने प्रविष्टि में देखा है। तो मैंने इसके थोड़ा सा आपको थियोरटिकल पार्ट को बताया। तो ये हमारा थियोरटिकल पार्ट है, कुछ नहीं है, जैसे अंशों में हो रहा था,
यानी कि जैसे हम अंशों में देख रहे थे, जब अंशों का निर्गमन कर रहे थे और वहां पास अन्य प्रतिफल वाले सवाल आ रहे थे, तो उसी तरह यहाँ पास भी होगा। ठीक ना, जिस जिस तरह अंशों में हो रहा था उसी तरह ऋणपत्रों में भी हम प्रविष्टियां करेंगे। तो सवाल को एक बार फिर से हम देखते हैं। ठीक ना, तो सवाल क्या कह रहा है, एम लिमिटेड ने संपत्ति खरीदी, कितने की, 9 करोड़ की संपत्ति खरीदी और कुछ दायित्व को भी लिया। कितने के दायित्व को लिया, 70 लाख के दायित्व को ले लिया। ठीक है, और इसके बदले में, यानी कि जो संपत्ति खरीदी उसके बदले में क्या किया, ऋण पत्र निर्गमित कर दिए। 8% वाले ऋण पत्र निर्गमित कर दिए और एक ऋण पत्र का मूल्य 100 रुपए है। तो देखेंगे आप यहाँ पास ये जो सवाल है, जब ऋण पत्रों का निर्गमन किया जाता है तो वो सम मूल्य पर किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पास केवल 100 रुपए बताया और कुछ भी नहीं बताया कि प्रीमियम पे या बट्टे पे निर्गमन किया जा रहा है। मतलब है कि सम मूल्य पर निर्गमन किया जा रहा है। तो यहाँ पास पहला जो ऋण पत्रों का निर्गमन जो सम मूल्य पर है वो यहाँ पास कवर हो जाता है। तो सवाल में क्या क्या खास है, सवाल जो है वो रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए ऋण पत्रों का निर्गमन, ये टॉपिक पर है, और निर्गमन किस पर है, सम मूल्य पर है। ठीक है, तो हम सवाल को थोड़ा सा याद रखते हैं। ठीक ना, और उसके बाद फिर इसको हम हल करेंगे। तो क्या क्या हो रहा है सवाल में, सवाल बोल रहा है संपत्तियां ली जा रही हैं, कितने की, 9 करोड़ की। एस लिमिटेड से 9 करोड़ की संपत्तियां ली जा रही हैं। एम लिमिटेड क्या कर रहा है, एस लिमिटेड से 9 करोड़ की संपत्ति ले रहा है, परिसंपत्ति खरीद रहा है, और साथ में उसके कुछ देयताएं भी ले रहा है, मतलब कि उसकी लायबिलिटीज भी ले रहा है। एस लिमिटेड कहता है कि हमारी लायबिलिटीज को भी कुछ ले लीजिए, आप क्या कीजिएगा, आप इसका भुगतान कर दीजिएगा। ठीक ना, तो उसकी लायबिलिटीज, कितनी की लायबिलिटीज ले रहा है, 70 लाख की लायबिलिटीज ले रहा है। तो 70 लाख की लायबिलिटीज ले रहा है, इसका मतलब कि 9 करोड़ की संपत्ति आई, अब 9 करोड़ रुपया उसको देना होगा, मगर साथ में वो 70 लाख की क्या कर रहा है, लायबिलिटीज भी ले रहा है। तो 70 लाख लायबिलिटीज का तो पेमेंट नहीं करेगा, वो बोलेगा कि 9 करोड़ की संपत्ति आप दे रहे, ठीक है, साथ में मैं क्या कर रहा हूँ, आपके 70 लाख के दायित्व को भी तो ले रहा हूँ। तो कितना वो भुगतान करेगा इसको, ये इसको घटाने के बाद 8 करोड़ 30 लाख का उसको भुगतान करेगा। ये इसका शुद्ध संपत्ति, परिसंपत्ति, मतलब इतना उसके पास संपत्ति आ रही है, इसी का उसको भुगतान करना चाहिए। अब इसका भुगतान वो क्या कर सकता है, या तो इसी इतना ही का भुगतान कर दे, या कुछ ज्यादा का भुगतान कर दे, या कम का भी भुगतान कर दे। मगर इस सवाल में क्या हो रहा है कि हमको कुछ भी नहीं बताया कि कितना भुगतान करता, हम मानते हैं कि यही क्या है, ये शुद्ध संपत्ति क्या है, क्रय प्रतिफल है, मतलब इतनी ही राशि का वो भुगतान करेगा, और वो भी रोकड़ में नहीं भुगतान करेगा। इसके बदले में वो क्या करेगा, 8% ऋण पत्र निर्गमित कर देगा एस लिमिटेड को। ठीक है, 8% ऋण पत्र निर्गमित कर देगा। तो ये हमारा सवाल था, इसको हमको पंजी प्रविष्टि करने बोल रहा है। आइए हम सवाल को देखते हैं। तो सवाल में पहले क्या होगा, पहले खरीदने की प्रविष्टि यानी संपत्ति क्रय करने की प्रविष्टि की जाएगी। तो हम पहले संपत्ति क्रय करने की प्रविष्टि करेंगे, फिर उसके बाद क्रय करने के पश्चात अब उसको ऋण पत्र निर्गमित करने की प्रविष्टि की जाएगी। पूरे ही ऋण पत्र एक साथ उसको निर्गमित कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो हम पहले संपत्ति क्रय करते हैं। एम लिमिटेड की पुस्तकों में पंजी प्रविष्टि, एम लिमिटेड की पुस्तकों में पंजी प्रविष्टि, पहले संपत्ति क्रय करेंगे। विविध परिसंपत्तियां खाता डेबिट संपत्ति आएगी, एम लिमिटेड के पास संपत्ति आएगी, संपत्ति हमेशा डेबिट होकर बनती है। ठीक है, संपत्ति हमेशा डेबिट होकर बनती है। रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट मतलब वास्तविक खाता, जिसको हम छू या देख सकते हैं। जब भी वास्तविक खाता आता है, डेबिट होकर बनता है और क्रेडिट होकर समाप्त हो जाता है। संपत्ति आ रही है, विविध परिसंपत्तियां खाता डेबिट और लायबिलिटीज भी बन रही हैं। विविध देयताओं खाता से मतलब लायबिलिटीज भी कुछ ले रहा है, तो संपत्ति डेबिट करके बनेगी और लायबिलिटीज उसकी क्रेडिट करके बनेगी। तो देखते हैं 9 करोड़ की संपत्ति और 70 लाख के लायबिलिटीज आई। तो देखेंगे संपत्ति ज्यादा है, अभी भी 8 करोड़ 30 लाख की संपत्तियां ज्यादा है। तो इसको क्या करना होगा, 8 करोड़ 30 लाख की संपत्तियां जो ज्यादा है उसके बदले में उसको राशि देनी पड़ेगी। तो राशि देने के बदले, अभी उधारी खरीद रहा है तो क्या करेगा, पहले क्रेडिटर बनाएगा अपना, यानी विक्रेता को क्रेडिट कर देगा, बताएगा कि विक्रेता को राशि देनी है।
तो विक्रेता खाता से अपना क्रेडिटर बनाया। विविध परिसंपत्तियां खाता डेबिट, विविध देयताओं खाता से और विक्रेता खाता से 9 करोड़ की संपत्ति, 70 लाख के दायित्व और 8 करोड़ 30 लाख से विक्रेता खाता बना दिया जाएगा। क्रेडिटर के रूप में, लेनदार के रूप में जब भी किसी को राशि देनी होती है तो हम क्या करते हैं, उसको अपना क्रेडिटर बना लेते हैं क्रेडिट करके। ठीक है, इससे पता चलता है कि संपत्तियां आई, कुछ दायित्व भी बने और ये जो विक्रेता है उसको राशि देनी है 8 करोड़ 30 लाख। ठीक ना। परिसंपत्तियां एवं देयताएं एस लिमिटेड से उधार क्रय किया गया। अब क्रय कर लिए, अब क्या वो इनके बीच में समझौता हुआ है। ठीक ना, एम लिमिटेड और एस लिमिटेड के बीच में समझौता हुआ है कि क्या कीजिएगा आप, जो ये जो उधारी की राशि है उसको क्या किए, उसके बदले में ऋण पत्र निर्गमित कर दीजिए। अब कंपनी क्या करेगी, ऋण पत्र निर्गमन करने का प्रविष्टि करेगी। तो पहले क्रेडिटर बना था, अब जैसे ऋण पत्र जारी करेगी तो क्रेडिटर समाप्त हो जाएगा। तो क्रेडिटर समाप्त होगा, यहाँ पास क्रेडिटर समाप्त होगा और ऋण पत्र बन जाएगा। ठीक है, जब आप किसी से उधारी संपत्ति खरीदते हैं तो संपत्ति आपके पास आती है, फिर आप बताते हैं कि इसको पैसा देना है। जैसे राम से आपने कोई उधारी संपत्ति खरीदी तो आप क्या करेंगे, संपत्ति खाता डेबिट और राम को क्रेडिट करेंगे। और जब उसके बाद जब राम को पेमेंट करेंगे तो आपने राम को क्रेडिट किया है, राम को डेबिट करके क्लोज करेंगे और फिर कैश पेमेंट करेंगे, कैश को क्रेडिट कर देंगे। तो क्या होगा, वहां पास राम जो एक बार क्रेडिट होकर चालू हुआ था डेबिट होकर क्लोज हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पास भी हो रहा है, विक्रेता यहाँ पास क्रेडिट होकर चालू हुआ, क्रेडिटर बना, फिर जब इसको ऋण पत्र जारी कर दिए तो यहाँ पास क्या होगा, डेबिट होकर वो क्लोज जाएगा। तो देखिएगा, विक्रेता खाता डेबिट, विक्रेता खाता डेबिट और ऋण पत्र बनाएंगे 8% ऋण पत्र खाता से। ऋण पत्र बन रहा है क्योंकि ऋण पत्र निर्गमित किए जा रहे हैं। विक्रेता खाता डेबिट 8% ऋण पत्र खाता से 8 करोड़ 30 लाख और 8 करोड़ 30 लाख। ठीक है, ऋण पत्र ये दे दिए गए। ठीक ना, अब हम थोड़ा सा ऋण पत्र की संख्या निकालते हैं। क्या है कि ये तो राशि का है, 8 करोड़ 30 लाख के ऋण पत्र उसको दिए गए, मगर हमको यहाँ पास ऋण पत्रों की संख्या निकालनी पड़ती है। तो हम इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन देखते हैं ऋण पत्र की संख्या के विषय में। तो देखिएगा आप यहाँ पास क्रय प्रतिफल, तो 9 करोड़ के संपत्तियां आई और 70 लाख के क्या हो गए, दायित्व भी आ गए। तो क्रय प्रतिफल कितना हो गया, 8 करोड़ 30 लाख का क्रय प्रतिफल के रूप में देना है। ठीक है, इसको ऋण पत्र के रूप में दे रहे हैं और एक ऋण पत्र का अंकित मूल्य कितना है, 100 रुपए है। सब मूल्य पर निर्गमित किया जा रहा है, मतलब कि जितना उसका मूल्य है उसी पर निर्गमित किया जा रहा है। तो देखेंगे कि 8 करोड़ 30 लाख को हमको क्या है, ऋण पत्रों के आधार पर देना है। तो 8 करोड़ 30 लाख को 100 से भाग दीजिए, क्योंकि एक ऋण पत्र का मूल्य 100 रुपए है। तो जब इसमें से 100 रुपए निकालते जाएंगे, इसमें से 100 निकालेंगे तो एक ऋण पत्र बनेगा, फिर दूसरा 100 निकालेंगे तो दूसरा ऋण पत्र होगा, फिर इसी तरह 100 रुपए निकलता जाए। कब तक निकलेगा, जब तक कि ये पूरा जीरो ना हो जाए। तो यानी कि 100 से हम क्या करेंगे, इसको भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास ऋण पत्रों की संख्या निकल कर आ जाएगी। तो जब हम भाग डिवाइड करते हैं तो 8,30,000 ऋण पत्र निर्गमित किए जाएंगे। ठीक है, एस लिमिटेड को 8,30,000 ऋण पत्र निर्गमित किए जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं, विक्रेता खाता डेबिट 8% ऋण पत्र खाता से 8 करोड़ 30 लाख, 8 करोड़ 30 लाख, 8,30,000 8% ऋण पत्र 100 रुपए वाले क्रय प्रतिफल स्वरूप निर्गमित किए गए। आठ लाख 30,000 गुणित 100, अंकित मूल्य 100 रुपए है। जब गुणा करेंगे आप तो आपका 8 करोड़ 30 लाख और 8 करोड़ 30 लाख आ जाएगा। तो ये हमारा सवाल था, 9वां नंबर का सवाल, जो किस टॉपिक को कवर करता है, रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए ऋण पत्रों का निर्गमन। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको ये सवाल, जो इस टॉपिक पे ये सवाल जो था, उस सवाल के हल आपको समझ आया होगा। तो यदि मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।